नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, भिलाई नगर किस वर्ग का है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। व्यापारिक वर्ग का है, परिवहन वर्ग का है, औद्योगिक वर्ग का है या फिर खनन वर्ग का है। आप लोग बताएंगे कि पहला का राइट आंसर क्या होगा। भिलाई नगर किस वर्ग का है। भिलाई नगर दोस्तों औद्योगिक वर्ग का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। इसमें से कौन दोस्तों भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, आप लोग उस कारण को बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 2 का राइट ऑप्शन होगा काम और रोजगार। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से किस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित राज्यों में से आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर तीसरा का सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। इन राज्यों में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, आप लोग बताइए। यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। तो यहां पर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। हमारे भारत देश में सबसे पहले कब जनगणना की गई थी, आप लोग बताइए। यहाँ पर 4 का सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर होगा 1872। सन 1872 ईस्वी में ही हमारे भारत देश में पहली जनगणना की गई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल है, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जहां 2000 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ही 5 का राइट आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया होगा तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। ऐसा वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर भारत का पहला प्रवास हुआ था। यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। 6 का सही आंसर क्या होगा। 6 का सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में ही भारत का पहला प्रवास हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 7 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। आप लोग बताइए दोस्तों कि भारत का ऐसा वह कौन सा राज्य है जहां 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी कि सबसे कम है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ही दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए हम लोग हरियाणा को याद रखेंगे। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है,
निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? इसमें से राजधानी नगर कौन है दोस्तों? कानपुर है, दुर्ग है, चंडीगढ़ है या फिर बोध गया है। राजधानी नगर कौन है? राजधानी नगर दोस्तों इनमें से चंडीगढ़ है। आप सभी जानते हैं कि पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य कौन है? आप लोग बताइए। तमिलनाडु है, त्रिपुरा है, मणिपुर है या फिर असम है? कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ही उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? इन प्रदेशों में कौन सा प्रदेश सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? आप लोग बताइए। मेसोपोटामिया है, होंग हो घाटी है या फिर नील घाटी है या फिर सिंधु घाटी है? कौन होगा राइट आंसर दोस्तों? बताइए आप लोग। 10 का यहाँ पर सही आंसर होगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी ही दोस्तों सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर के सवाल में कहा गया है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हमारे भारत देश का उत्तर प्रदेश राज्य ही गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? आप सभी बताइए दोस्तों कि भारत में कौन सा नीली क्रांति से संबंधित है, यही आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर होगा मत्स्य पालन। जो आप यहाँ पर व्यापार मत्स्य पालन देख रहे हैं, यही व्यापार भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आप लोगों को मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है जो कि भारत देश में है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 13 के लिए सही ऑप्शन होगा गुजरात। गुजरात हमारा एक ऐसा राज्य है जो कि मूंगफली के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है दोस्तों? बताइए आप लोग। तो यहाँ पर 14 के लिए सही आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र ही दोस्तों धान का कटोरा कहलाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है? माही बेसिन है, कोसी बेसिन है, गंगा बेसिन है या फिर सोन बेसिन है? 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा माही बेसिन। 15 का राइट आंसर क्या होगा? माही बेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 16 नंबर सवाल है धारावी मलिन बस्ती स्थित है। आप सभी को पता होगा कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ पर स्थित है। धारावी एक बहुत ही प्रचलित नाम है जो कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि यह बस्ती कहाँ पर है। धारावी मलिन बस्ती दोस्तों मुंबई में है, इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर सवाल है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? जो बिस्कुट उद्योग है दोस्तों वो किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? आप लोग बताइएगा। कुटीर उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, बृहत उद्योग या फिर प्राथमिक उद्योग है? तो यहाँ पर 17 के लिए राइट आंसर उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 18 नंबर सवाल है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? आप लोग बताइए कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर 18 के लिए सही आंसर हमारा होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में ही मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
आगे है 19 नंबर के क्वेश्चन में, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? किस पंचवर्षीय योजना की समय अंतराल 2007 से 2012 है दोस्तों? तो यहाँ पर 19 के लिए सही आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि ही 2007 से 2012 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन में। 20 नंबर के सवाल में कहा गया है, कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर बताइए? तो दोस्तों यहाँ के लिए पर जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल में। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होता है, इसलिए आप बता सकते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता पतन स्थित है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? बताइए कौन सा साधन है दोस्तों? सड़क परिवहन साधन है, रेल परिवहन साधन है, जल परिवहन साधन है या फिर वायु परिवहन साधन है? कौन सा साधन है दोस्तों जो कि भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर 21 के लिए सही आंसर हमारे पास होगा जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी 21 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारत की जो रेल प्रणाली है उसे कितने मंडलों में बांटा गया है, उसे आप लोग बताइए। 9 भागों में, 12 भागों में, 18 भागों में या फिर 14 भागों में? तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर होगा 18 भागों में। 18 मंडलों में ही विभाजित किया गया है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 23 नंबर सवाल है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर 23 का सही आंसर होगा 1911। सन 1911 ईस्वी में दोस्तों भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल है, तूतीकोरिन पतन स्थित है। तूतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग? 24 का सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु में। तूतीकोरिन पतन तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर के यहाँ पर सवाल में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? जलजन्य कौन सा रोग है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर रोग का नाम लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है नेत्र अश्लेषमला शोध, दूसरा है अतिसार, तीसरा है श्वसन संक्रमण और चौथा है श्वास नली शोध। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 25 के लिए राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। कौन सा रोग? अतिसार। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, ठीक है। नेत्र अश्लेषमला बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ देंगे। 26 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जो जल होता है वो किस प्रकार का संसाधन होता है बताएंगे आप लोग। जैव संसाधन होता है, जैव संसाधन होता है, चक्रीय संसाधन होता है या फिर अनवीकरणीय संसाधन होता है? कौन सा संसाधन जल होता है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 26 के लिए राइट आंसर होगा चक्रीय संसाधन। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। देखिए जल में होता है जल चक्र, जल चक्र से जल की पुनः पूर्ति होती रहती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जल एक चक्रीय संसाधन है। यहाँ पर 27 नंबर का सवाल है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र में है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 27 के लिए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में ही इंदिरा गांधी नहर स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी कौन है? बैतरनी है, स्वर्णरेखा है, तापी है या फिर कृष्णा है? तो यहाँ पर 28 के लिए सही आंसर कृष्णा होगा। कृष्णा नदी बिल्कुल भी पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 नंबर सवाल है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में है, बिहार में है, असम में है या फिर राजस्थान में है?
अंकलेश्वर जो क्षेत्र है हमारा वो दोस्तों गुजरात में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य में है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 29 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? इनमें से लौह अयस्क कौन नहीं है दोस्तों? एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट या फिर मैग्नाइट। इसमें से कौन सा दोस्तों बिल्कुल भी लौह अयस्क नहीं है? देखिए यहाँ पर आप लोग जो हेमाटाइट, मैग्नाइट और लिमोनाइट देख रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों अयस्क लौह अयस्क ही है, यानी कि ये तीनों अयस्क लोहा के ही अयस्क है। लेकिन यहाँ पर जो आप एंथ्रासाइट देख रहे हैं यह बिल्कुल भी अयस्क नहीं है, बल्कि दोस्तों यह एक कोयला का अयस्क है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? किस खनिज को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं आप लोग बताएंगे? मैग्नीज को, अभ्रक को, लौह अयस्क को या फिर लिग्नाइट को? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा लिग्नाइट को। लिग्नाइट को ही भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 32 नंबर का सवाल है, भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? बिटुमिन्स है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है या फिर पीट है? किस प्रकार का भाग है आप लोग बताएंगे दोस्तों? भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% जो भाग होता है वो किस प्रकार का होता है? एंथ्रासाइट होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है या फिर बिटुमिन्स होता है? तो 32 के लिए सही आंसर हो जाएगा हमारा बिटुमिन्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? इनमें से कौन झारखंड में नहीं है आप लोग बताएंगे? झरिया, बोकारो, सिंगरौली, गिरिडीह, इनमें से कौन बिल्कुल भी झारखंड में नहीं आता है आप लोग बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सिंगरौली। सिंगरौली जो है आपका वो बिल्कुल भी कोयला खदान के लिए झारखंड में शामिल नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर हम बात करें बोकारो का, गिरिडीह का या झरिया का, तो ये तीनों के तीनों कोयला खदानों के लिए झारखंड में आते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिंगरौली। 34 नंबर के सवाल में कहा गया है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बक्साइट के लिए, तांबा के लिए, लौह अयस्क के लिए या फिर सोना के लिए? किसके लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर 34 का सही आंसर होगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए ही बैलाडीला प्रसिद्ध है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर के सवाल में कहा गया है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उस राज्य का नाम आप सभी को बताना है। फटाफट बता दीजिए दोस्तों कि किस राज्य से होकर हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर 35 का सही जवाब हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से होकर ही हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर के सवाल में कहा गया है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि रबी फसल किस मौसम में यानी कि किस माह में बोया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया, अक्टूबर नवंबर महीने में ही रबी फसल की बुआई की जाती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? उस नदी का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 37 के लिए सही आंसर होगा गंगा। गंगा नमामि, यहाँ पर खुद देख सकते हैं लिखा हुआ है नमामि गंगे। नमामि गंगे यानी कि गंगा नदी। आप बता सकते हैं कि 37 का राइट आंसर होगा गंगा। नमामि गंगे कार्यक्रम दोस्तों गंगा नदी से संबंधित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है बताएंगे आप लोग? लोहा होगा कि मैग्नीज होगा कि तांबा होगा कि इनमें से सभी? दोस्तों लोहा, मैग्नीज, तांबा ये तीनों के तीनों ही धात्विक खनिज है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 39 नंबर के अगर हम सवाल में चलें तो इसमें कहा गया है, कलपक्कम किस राज्य में है? कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है या फिर कर्नाटक में है? किस राज्य में कलपक्कम है आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 39 के लिए सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में ही कलपक्कम स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
40 नंबर के सवाल में कहा गया है गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है। गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से, कोयला से, बॉक्साइट से या तांबा से। तो 40 के लिए सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क से। लौह अयस्क से ही गुरु हिंसानी खान खनिज संबंधित है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर के सवाल में कहा गया है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। किस देश में मुख्यालय दोस्तों बताइए तो आप लोग। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? रूस में है, बेल्जियम में है, जर्मनी में है या कनाडा में है। तो यहाँ पर 41 का सही आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम देश में ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर का सवाल है यहाँ पर बुंदेलखंड, ठीक है सुनिएगा, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पली बस्तियां पाई जाती है, गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, पर्कवीड़ बस्तियां पाई जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 के लिए सही आंसर क्या होगा? 42 के लिए सही आंसर होगा गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां ही बुंदेलखंड प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है जी? फ्रेडरिक रैटजेल है, बार्नियस है, चार्ल्स डार्विन है या एलन सैंपल है। कौन है दोस्तों बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 43 के लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल ही आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? प्रवास है, आवास है, जन्म है या फिर मृत्यु है। तो 44 के लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा आवास है। आवास दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए प्रवास कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। प्रवास से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, मृत्यु से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है और जन्म से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या या तो घट जाती है, जनसंख्या या तो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आवास का, अगर यानी कि जो दोस्तों जिंदा है तो उससे बिल्कुल भी जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं 45 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऐसा वह कौन सा द्वीप है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो या फिर सेल्वेस। यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जावा द्वीप। जावा द्वीप में ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? भूमध्यरेखीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, मरुस्थलीय क्षेत्र है या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है बताएंगे। तो 46 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्वीय एशिया क्षेत्र। दक्षिण पूर्वीय एशिया क्षेत्र ही 46 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 47 नंबर के सवाल में कहा गया है दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पर? बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दोआबों पर या फिर नदी घाटियों के उच्च भागों में। तो यहाँ पर 47 का सही आंसर होगा दोस्तों नदी घाटियों के उच्च भागों में। 47 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 48 नंबर सवाल है निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन वायु वर्ग यानी कि ऐसा वह कौन सा आयु वर्ग है जो कि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष ही 48 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 49 नंबर के सवाल में है अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? आप लोग बताइए। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किसके आधार पर होता है? पिरामिड के आधार पर, सारणी के आधार पर या फिर आकार बिंदु के आधार पर? तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा आकार बिंदु के आधार पर। अगर आपने 49 का ऑप्शन बी बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 50 नंबर सवाल है
मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? आप लोगों को उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा दिया था। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या होगा? 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ने ही मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर के सवाल में कहा गया है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि मिश्रित कृषि से संबंधित है, रोपण कृषि से संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है या फिर सहकारी कृषि से संबंधित है? कौन सा कृषि खट्टे फलों की कृषि से संबंधित है बताएंगे? तो यहाँ पर 51 के लिए सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि से। भूमध्य सागरीय कृषि ही खट्टे फलों की कृषि से संबंधित है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। मसाई क्या है बताएंगे आप लोग? मसाई क्या है दोस्तों? मसाई क्या है? मसाई एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक है या फिर एक मरुभूमि है? मसाई क्या है? मसाई दोस्तों एक प्रकार का जनजाति है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? इनमें से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है दोस्तों? कृषि है, व्यापार है, उद्योग है या फिर सेवा है? प्राथमिक क्रियाकलाप आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 53 के लिए राइट आंसर होगा कृषि। ऑप्शन नंबर ए 53 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 54 नंबर के सवाल में कहा गया है अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती सेरिकल्चर कहलाती है, विटिकल्चर कहलाती है या फिर पीसीकल्चर कहलाती है? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की जो खेती है दोस्तों वो कहलाती है विटिकल्चर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 नंबर का सवाल है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल हमारा किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों? उष्ण का है, उष्ण आर्द्र का है, शीतोष्ण का है या फिर उष्ण शुष्क का है? तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा उष्ण आर्द्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद रखेंगे। 56 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है बताएंगे? तो यहाँ पर 56 के लिए राइट आंसर क्या होगा? 56 के लिए राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं बिल्कुल भी रोपण फसल नहीं है, जबकि कॉफी, गन्ना, रबड़ ये तीनों के तीनों रोपण फसल है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल कौन है? गन्ना है, कॉफी है, चुकंदर है या मक्का है? कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 57 के लिए सही जवाब मक्का होगा। मक्का हमारा खाद्य फसल है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर गन्ना, कॉफी, चुकंदर का, तो ये तीनों बिल्कुल भी दोस्तों खाद्य फसल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 58 नंबर के सवाल में क्या कहा गया है निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्यूबा की रानी निम्नलिखित में से किस फसल को कहा जाता है बताएंगे आप लोग? तो यहाँ पर 58 का सही आंसर होगा गन्ना। गन्ना को ही क्यूबा की रानी कहा जाता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आप लोगों को उस देश का नाम बताना है। तो 59 का सही आंसर होगा चिली देश। क्या नाम है? चिली देश। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 60 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है बताएंगे? तो यहाँ पर 60 के लिए सही आंसर हमारे पास हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर बी 60 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 61 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद में होता है, मिश्रित में होता है या फिर समाजवाद में होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है बताएंगे आप लोग? तो यहाँ पर सही आंसर होगा पूंजीवाद। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में ही उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर के क्वेश्चन में है पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम आप लोगों को बताना है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ही पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 63 नंबर सवाल है
निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? इनमें से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है बताएंगे। 63 के लिए राइट आंसर क्या होगा? 63 के लिए राइट आंसर विश्वविद्यालय अध्यापन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 63 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 64 नंबर सवाल है, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमेटाइट अयस्क से उत्पादन होने वाला धातु का नाम बताना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हेमाटाइट अयस्क लोहा का अयस्क होता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि हेमेटाइट अयस्क से लोहा का ही उत्पादन होगा। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 नंबर सवाल है, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही जो नगर है वो वैश्विक यानी कि प्रसिद्ध वैश्विक है, ठीक है। तो यहाँ पर संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर आपके हो जाएंगे लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 66 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। मलेशिया हमारा एक ऐसा देश है जो कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि रबर का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश मलेशिया ही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 नंबर के सवाल में कहा गया है आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? आयात एवं निर्यात के बीच के मूल्यों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 67 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा व्यापार संतुलन। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर सवाल है, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? आप लोग बताइए दोस्तों कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य रह चुका है? तो यहाँ पर 68 के लिए सही आंसर हो जाएगा सार्क। सार्क का रह चुका है, सार्क व्यापारिक समूह का ही सह सदस्य है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर के सवाल में है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है बताएंगे। जहां पर जल की कमी है, जहां पर जल मिलना काफी मुश्किल है, वहां किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है बताएंगे आप लोग। तो 69 का सही आंसर होगा प्रकीर्ण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल है, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? वर्ष 2011 के शुरू में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 53 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी से संबंधित 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से अगर काफ़ी हेल्प मिला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इसको नहीं शेयर कीजिएगा तो बिल्कुल भी आप सभी तक, और साथ ही जो बच्चे ऐसे हैं जो कि बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं इंटर से, उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कोई और किस और सब्जेक्ट से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।